हेलो बडीज। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर 15 एनसीईआरटी के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट की अगर बात करें बडीज तो ये सम है दो प्रोसेसेस का, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। प्लांट की बात करें तो प्लांट के डेवलपमेंट में जो पहला स्टेप होता है वो होता है सीड का जर्मिनेशन। अब यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन आपको एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ये बीन का जर्मिनेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। यहां पर आपसे क्वेश्चन भी इसने पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन कहा गया है कि अगर हम बात करें स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ फूड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, तो इसको आप क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन के नाम से इसको जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट की ग्रोथ के बारे में। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि प्लांट में मेरिस्टम पाए जाते हैं और मेरिस्टम की वजह से प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर दो तरह के मेरिस्टम होते हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टम, दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में आप पढ़ते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में। और ये जो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं बेटा, ये प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं। अगर हम डाइकॉट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो इनमें लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। कौन? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। और ये प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन मतलब रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। हेलो बडीज, आज हम यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ के मेजरमेंट की बात करेंगे। ग्रोथ मेजरेबल है प्लांट में, जैसे कि अगर हम बात करें बेटा सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें मेज में, तो ये एक सेल 17,500 नई सेल बनाती एक घंटे में। यानी यहां पर हम जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंक्रीज इन सेल नंबर के हिसाब से बता रहे हैं। वाटरमेलन की एक सेल अपने साइज को 3.5 लाख गुना बढ़ा सकती है। यानी यहां पर जो ग्रोथ है उसको हम इंक्रीज इन साइज में मेजर कर रहे हैं। इसी तरीके से पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है बेटा, उससे इंक्रीज इन लेंथ में मेजर करते हैं। और डाइकॉट प्लांट या डॉर्सी वेंट्रल लीफ की जो ग्रोथ होती है उसे इंक्रीज इन सरफेस एरिया के फॉर्म में मेजर किया जाता है। यहाँ पर आप पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को देख सकते हैं बेटा, और यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो फिगर उसमें एक लिखा है पैरेलल लाइन टेक्निक, यानी डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाई पैरेलल लाइन टेक्निक, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में आपको दिखाई दे रहा है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ की बेटा 3 फेज होती हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। देखिए, अगर हम मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक फेज जो होती है, यहाँ पर जो सेल होते हैं उनमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें बहुत बड़ा कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी सेल वॉल प्राइमरी नेचर की है, मतलब कि सेलोजिक और थिन होती हैं, और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। अब जोन ऑफ इलोंगेशन की अगर बात करें तो इलोंगेशन फेज में जो सेल होती है बेटा, उनमें वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, सेल एनलार्जमेंट होता है और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है। और अगर हम इलोंगेशन रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलोंगेशन के बाद मैचुरेशन फेज आती है, और मैचुरेशन फेज में जो सेल होती हैं वो अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेती हैं। ज्यादातर जो टिश्यू और सेल होते हैं जो हमने एनाटॉमी में पढ़े हैं वो मैचुरेशन फेज में होते हैं। तो बड़ी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ रेट्स के बारे में। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम को ग्रोथ रेट कहा जाता है। दो तरह के ग्रोथ रेट आपके सिलेबस में, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। एरिथमेटिक में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जब कोई एक सेल डिवाइड करके दो नई सेल का फॉर्मेशन करती है तो एक सेल में डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन ज्योमेट्रिक सेल में जब एक सेल ग्रोथ करके दो नई सेल बनाती है तो दोनों सेल में डिवीजन करने की क्षमता बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पर एरिथमेटिक ग्रोथ की अगर बात करें बेटा, तो एरिथमेटिक ग्रोथ में लीनियर कर्व हमें मिलता है। ये लीनियर कर्व आपको दिखाया गया यहाँ पर टाइम और हाइट वेट के बीच में। और इसका जो मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अगर हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें बेटा, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में यहाँ पर सिग्मॉइड या एस कर्व आता है, जिसमें इनिशियली लैग फेज होती है, देन एक्सपोनेंशियल फेज होती है और लास्ट में स्टेशनरी फेज आती है। तो ये एस या सिग्मॉइड कर्व यहाँ पर मिलता है। इसकी जो इक्वेशन है W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू पावर आर टी है, जहां पर ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में।
अगर हम उन सेल की बात करें जिन सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, वो सेल मैच्योर हो गई हैं, तो मैच्योर होने की घटना को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे ट्रैकेरी एलिमेंट का फॉर्मेशन। ट्रैकेरी एलिमेंट मतलब जाइलम, ट्रैकेड और वेसल जो है बेटा, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट हो गई, मतलब इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई। अब अगर जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, अगर वो फिर से डिवाइड करने लगे तो इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। जैसे फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा जो सेल होती हैं, ये डिवाइड करके सेकेंडरी ग्रोथ के समय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम को बनाती हैं, तो ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। अब डी डिफरेंशिएशन के बाद जो नई सेल बनती है उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी फिर खत्म हो जाती है, जिसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनमें डिफरेंशिएशन या डिवीजन करने की क्षमता खत्म हो गई, तो ये रीडिफरेंशिएटेड हो गई। हेलो बडीज, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्लांट में जर्मिनेशन से लेकर सीड के सेनेसेंस तक का जो टाइम होता है उसी को डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। और बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। अब प्लांट में प्लास्टिसिटी पाई जाती है, और प्लास्टिसिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हेट्रोफिली है। हेट्रोफिली कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर्म में होती है। और यहाँ पर जो हेट्रोफिली है ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ होता है। यहाँ जुवेनाइल प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मैच्योर प्लांट से अलग दिखाई देती हैं। और बटर कप की बात करें तो इनमें हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरनमेंट की वजह से होती है। बटर कप में अगर आप देखें तो वाटर हैबिटेट में जो प्लांट की पत्तियां हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो प्लांट की पत्तियां हैं ये अलग तरह की हैं। लेकिन अगर कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर की बात करें तो जुवेनाइल और एडल्ट प्लांट में लीफ अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं। हेलो बडीज, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दो प्रोसेस का सम है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। अब अगर हम प्लांट में डेवलपमेंट की बात करें तो इसको कंट्रोल करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में बेटा दो फैक्टर आते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर में जेनेटिक फैक्टर और इंटरसेलुलर फैक्टर होते हैं केमिकल, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको प्लांट हार्मोन कहा जाता है। और अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो इसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आते हैं। हेलो बडीज, आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का है चैप्टर 15 में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इन्हें प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है या पीजीआर कहते हैं। अब इनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है? अगर हम बात करें इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IA, जिसको ऑक्सिन भी कहते हैं आप, है ना, ये इंडोल डेरिवेटिव होते हैं। अगर N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन की बात करें, जो कि एक टाइप का साइटोकाइनिन है, ये एडेनिन डेरिवेटिव या प्यूरिन डेरिवेटिव है बेटा। एब्सिसिक एसिड ABA की बात करें तो ये डेरिवेटिव है कैरोटिनॉइड का। जिब्रेलिक एसिड टर्पीन कंपाउंड होते हैं। और इथाइलिन की बात करें तो ये गैसियस पीजीआर होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है, प्लांट हार्मोन कहा जाता है, या फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। हेलो बड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पीजीआर के बारे में। देखिए, 5 ग्रुप हार्मोन के हैं प्लांट में, और इन सभी की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है। इन सब की शुरुआत हुई चार्ल्स डार्विन और उनके सन्स फ्रांसिस डार्विन से। इन्होंने कोलियोप्टाइल और कैनरी ग्रास के ऊपर जब लाइट डाली तो लाइट की तरफ जो कोलियोप्टाइल हो बेंड कर गया, और बाद में ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया FW वेंट के द्वारा ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से। दूसरा, यहां पर अगर हम बात करते हैं बैकएंड डिजीज के बारे में, तो बैकएंड डिजीज को फूलिश सीडलिंग डिजीज कहा जाता है राइस की, और ये कॉज किया जाता है एक फंजाई के द्वारा जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कुरुसावा के द्वारा ये बात पता लगाई गई। अगर हम स्कूग और मिलर की बात करें तो इन्होंने काइनेटिन टर्म दिया था, और इन्होंने ये पता लगाया कि जो काइनेटिन है इसमें साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से कजिन्स की बात करें तो कजिन ने पता लगाया कि अगर पके हुए संतरों के साथ में कच्चे केले रख दिए जाएं तो कच्चे केले जल्दी पक जाते हैं। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिन्स के बारे में। देखिए, ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए और बाकी जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सिन सबके लिए टर्म यूज होता है। जनरली इनका प्रोडक्शन ग्रोविंग एपिसेस यानी टिप के द्वारा किया जाता है, और यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर जाते हैं। ऑक्सिन की बात करें बेटा तो ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के हैं। इंडोल एसिटिक एसिड IA और इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, ये दोनों ही आइसोलेट होते हैं प्लांट से, यानी नेचुरल हैं। नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA और 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सिन है। नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ऑक्सिन का यूज एग्रीकल्चरल यानी खेती में और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी प्रोसेस में किया जाता है।
हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम ऑक्सिन के इफेक्ट की बात करेंगे। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन इनिशिएट करता है रूटिंग को स्टेम कटिंग के अंदर। ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल में, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेज में, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको एब्सिशन में रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। एपिकल डोमिनेंस में जो एक्सिलरी बड की ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, और अगर हम एपिकल बड को हटा दें, इसे डीकैपिटेशन कहते हैं, तो लेटरल बड की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में किया जाता है। इसी तरह ऑक्सिन की बात करें तो ये टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। ये हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। जैसे 2,4-D की बात करें तो ये डाइकॉट वीड को किल करने का काम करता है। इसके अलावा वीड फ्री लॉन को बनाने के लिए गार्डनर इसका यूज करते हैं। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन करता है और सेल डिवीजन में मदद करता है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। अभी तक 100 से ज्यादा जिब्रेलिन का पता लगाया जा चुका है जो फंजाई और हायर प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। GA2, GA2, GA3, GA1 ऐसे नाम रखते हैं, लेकिन जो GA3 जिसको जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है। सभी जिब्रेलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज करने का होता है, और इसलिए इसको हम यूज करते हैं लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए। ये एप्पल के शेप को इंप्रूव करते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं। ये सेनेसेंस को डिले करने का काम करते हैं। ये स्पीड अप करते हैं माल्टिंग प्रोसेस को ब्रेविंग इंडस्ट्री में। शुगर केन पे अगर इनको छिड़क दिया जाए तो शुगर केन की फसल की पैदावार 20 टन पर एकड़ बढ़ जाती है। कोनिफर पे छिड़क दे तो उनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत तेज हो जाता है और जल्दी सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो बॉल्टिंग कराता है बीट और कैबेज में। बॉल्टिंग का मतलब इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोकाइनिन्स के बारे में। जो साइटोकाइनिन होते हैं बेटा, ये साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काइनेटिन की अगर बात करें, एक टाइप का साइटोकाइनिन है। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, और एडेनिन आप जानते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं। अब काइनेटिन को डिस्कवर किया गया ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए यानी फिश के डीएनए से इसको निकाला गया था। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है। प्लांट में जो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी के हार्मोन होते हैं वो जिएटिन है, जो कॉर्न, कर्नेल और कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया गया था। अब इसके काम की अगर बात करें बेटा, तो साइटोकाइनिन का जो मेन काम है बेटा वो है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। इसके अलावा साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। एपिकल डोमिनेंस कॉज कौन करता है? ऑक्सिन। ओवरकम कौन करता है? साइटोकाइनिन। ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करते हैं और लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है। ये लार्ज अमाउंट में उन टिश्यू में बनता है जो सेनेसेंस में जा रहे हैं, बुढ़ापे में जा रहे हैं, या राइपनिंग फ्रूट में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में सिंथेसिस होती है। क्या काम है इसका? ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है सीडलिंग में, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। इसके अलावा इथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस और एब्सिशन को, खास तौर से लीव्स और फ्लावर को। इथाइलिन हाईली इफेक्टिव होता फ्रूट राइपनिंग में, और राइपनिंग के समय ये रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है फ्रूट में। इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से जानते हैं। इथाइलिन ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को। ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। साथ ही इथाइलिन प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। ये इसकी वजह से पत्तियां पानी के बाहर रहती हैं। हेलो बडीज, इस वीडियो में हम इथाइलिन के फंक्शन की बात करेंगे। देखिए, इथाइलिन जो होता है ये फ्रूट राइपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इथाइलिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को। साथ ही इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में। ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को मैंगो प्लांट के अंदर। अब अगर इथाइलिन के सोर्स की बात करें बेटा, तो इथेफोन नाम का कंपाउंड यूज किया जाता है। ये जो इथेफोन होता है बेटा, ये फ्रूट राइपनिंग को तेज करता है टोमेटो और एप्पल में। ये एक्सेलरेट करता है एब्सिशन को इन फ्लावर एंड फ्रूट, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। और नीट में पूछा गया कि इथाइलिन प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर, और कुकम्बर में अगर फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे तो इससे ईल्ड बढ़ जाए, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो जितना ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे, खीरे उतने ही ज्यादा पैदे होंगे और फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। किसान को फायदा ही फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड यानी एबीए के बारे में। एबीए का जो रोल है बेटा वो एब्सिशन और डोरमेंसी में है। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है।
और इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है सीड डेवलपमेंट में, सीड के मैचुरेशन में और सीड की डोरमेंसी में रोल प्ले करता है। और अगर एबीए की बात करें, एब्सिसिक एसिड, तो ये एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड के। एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट इफेक्ट शो करना, और सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है सेम इफेक्ट शो करना। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म है क्या? फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे और नाइट इज टर्म्ड फोटो पीरियोडिज्म। या आप कह सकते हो लाइट का जो इफेक्ट फ्लावरिंग पे पड़ता है उसे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। अब साइट ऑफ परसेप्शन क्या है? साइट ऑफ परसेप्शन है लाइट या डार्क ड्यूरेशन की लीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया नीट में। अब देखो यहाँ पर प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए जो कम से कम लाइट की रिक्वायरमेंट है उसे कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट देने पे फ्लावरिंग हो रही, कम लाइट देने पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट देने पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, कम लाइट देने पे फ्लावरिंग हो रही, तो शॉर्ट डे प्लांट। लेकिन अगर किसी प्लांट की फ्लावरिंग फ्लावरिंग लाइट पे डिपेंड ना करे तो उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट यानी डीएनपी के नाम से जाना जाता है। हेलो बड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन क्या है? वर्नलाइजेशन एक फिनोमिना है जहां पर फ्लावरिंग को प्रमोट किया जाता है पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे जिनको लो टेम्परेचर मिलने पर उनमें फ्लावरिंग प्रमोट हो जाती है, इसी को वर्नलाइजेशन कहा जाता है। अब जैसे हम व्हीट, बार्ली और राई की बात करें, इनमें दो तरह की वैरायटी होती है, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी। यहां पर फिनोमेना दिखाई देता है। इसके अलावा वर्नलाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल है बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट मोनोकार्पिक होते हैं, यानी एक बार फ्लावरिंग करते हैं, और नॉर्मली ये फ्लावरिंग करते हैं सेकेंड सीजन में। और सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग करने के पहले लो टेम्परेचर की इनको रिक्वायरमेंट होती, ठंडियों का मौसम आता है। बाइनियल प्लांट कौन कौन से जहां पर वर्नलाइजेशन दिखाई देता है? शुगर बीट, कैबेज और कैरेट, ये कुछ कॉमन बाइनियल हैं जिनमें वर्नलाइजेशन का फिनोमिनन दिखाई देता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड की डोरमेंसी के बारे में। सीड डोरमेंसी का कारण क्या क्या हो सकता है? इम्परमिएबल या हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर जैसे एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड, इमैच्योर एम्ब्रियो इसका कारण हो सकता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें अब कैसे हम सीड डोरमेंसी को ओवरकम करते हैं, तो इसके लिए कुछ केमिकल भी यूज कर सकते हैं जैसे कि जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट। ये सीड डोरमेंसी को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा चिलिंग कंडीशन का यूज कर सकते हैं। सीड कोट बैरियर को हम मैकेनिकल एब्रेजन के द्वारा, नाइफ्स के द्वारा या सैंड पेपर के द्वारा या विग्रस सेकिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो एब्रेशन होता है नेचर में, वो माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा या फिर एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होने पर भी जो सीड कोट है वो पतला हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है।